हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 एडिटोरिया के द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई है। और यदि आपने बुक को खरीदा है तो आप इसे खोलकर पढ़ सकते हैं। साथ में हम पीडीएफ का यहाँ पे डिस्कशन करते जाएंगे। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले हमने 1 से लेकर 4 सेट नंबर का डिस्कशन किया है। ठीक है, तो उसको आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण यानी कि ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो आपको बहुत बार पढ़े होंगे कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1982 में होती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। यदि आपने इसका पूछा है क्या, तो असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो ये तीसरा, एकमात्र तीसरा हो गया। ठीक है, कि नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया, सही है। और भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए कितना, तो लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का ये क्या है, आवश्यकता है। तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ की कह रहा है कि कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे असत्य सिर्फ कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि इंडिया नीड्स अबाउट $2.5 ट्रिलियन फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग बाई 2030। नाबार्ड अनवील्ड इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 डॉक्यूमेंट ऑन एनवायरमेंट डे। जानते हैं कि एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 5 जून 1972 से मनाया जाता है। और इसका सबसे पहले यूएनईपी का स्थापना भी होता है 5 जून। 5 जून कब? 5 जून 1972 को होता है। और उसी दिन से 5 जून को क्या मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द शिवरमन समिति। यहाँ पे शिवरमन समिति यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 1982 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले बात करते हैं तो ये नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड एक कृषि संबंधित लोन प्रोवाइड करता है। क्या? तो ये कृषि संबंधित ग्रामीण एरियाज में ये लोन प्रोवाइड करता है। इसके पहले क्या होता है कि आरआरबी की स्थापना होती है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जो जानते हैं, आरआरबी की स्थापना होती है, कब होती है, तो 1975 में होती है। कब? 1975 में इसकी स्थापना होती है। किसके रिकमेंडेशन पे? तो नरसिम्हन समिति आता है, उसी के रिकमेंडेशन पे ये इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तब तो 1975 में। और उसके बाद आरआरबी एक्ट 1976 आता है, इसी के द्वारा इसको इन्फोर्स किया जाता है। और जानते हैं कि आरआरबी में जो शेयर होता है, कितना शेयर होता है, तो इसमें होता है कि जो मेन बैंक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें 50:15:35 का चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये 35% किसका होता है, जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं जैसे, और ये 15% किसका, तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। क्या? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग। और इसमें क्या होता है 35, ये जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं, यानी कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो मेन बैंक है वही है जो प्रमोट करता है जो कि कौन कौन सा आरआरबी है, तो उसके जो रीजनल रूरल बैंक बनता है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का यह रीजनल रूरल बैंक है। तो स्पॉन्सर्ड बैंक कौन कर रहा है, ये स्पॉन्सर कौन कर रहा है, पीएनबी कर रहा है। माना कि पीएनबी कर रहा है, तो ये स्पॉन्सर्ड बैंक हो गया। ठीक है, और इसका कितना शेयरिंग होता है, तो इसमें इसका शेयरिंग होता है 35% होता है। बार बार ये पूछा जाता है कि 50, 35, 15, आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या हो रहा था कि आरआरबी 1975 में तो बन गई थी, लेकिन इसके पूरी तरह से ग्रामीण एरियाज में फाइनेंसिंग कृषि को नहीं मिल पा रही थी। कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा बूस्टअप नहीं मिल पा रही थी, क्रेडिट नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण से क्या होता है कि एक नाबार्ड का स्थापना किया जाता है 1982 में शिवरमन समिति के अनुशंसा पे। ठीक है, और उसको पूरी तरह से एकीकृत किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये फाइनेंसिंग ग्रामीण इलाकों में फाइनेंसिंग करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और हाल ही में नाबार्ड के द्वारा क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 भी अपनाया गया, जो यह बताता है किस तरह से हम क्लाइमेट को और भी अच्छे तरह से इसका ग्रीन कर सकते हैं, या फिर उसका जो ग्रीन हाउस गैस है उसको इमिशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सिर्फ गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में साजी के भी पूछ सकता है कि साजी के भी क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के क्या है, अध्यक्ष है। आपको यह ध्यान रखना है कि नाबार्ड आरबीआई के अंदर ये कार्य नहीं करती है, यह ध्यान रखना है। नाबार्ड भारत सरकार के
वित्त मंत्रालय के स्वामित्व वाली एक विकास वित्त संस्था है और ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये कार्य नहीं करती है। नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 के बारे में जानते हैं कि यह 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कितने? तो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। और हरित ऋण में तेजी लाना यानी कि ग्रीन डेट में है जो तेजी लाना, बाजार निर्माण की भूमिका, आंतरिक हरित परिवर्तन, रणनीतिक संसाधन जुटाना, ये सब सारे प्रमुख इसके स्तंभ है। और इसका उद्देश्य है कि यह रणनीति टिकाऊ पहलों के लिए आवश्यक निवेश और हरित वित्त के वर्तमान प्रवाह के बीच वित्तीय अंतर को दूर करने के लिए यह तैयार की गई है। भारत को 2030 तक, कब तक? 2030 तक प्रति वर्ष लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी तथा इसका कुल लक्ष्य संचयी राशि कितना? 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करना है। हालांकि वर्तमान हरित वित्त प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है और 2019-20 तक केवल लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही यह जुटाए गए हैं। इसके अलावा भारत में अधिकांश धनराशि समन प्रयासों के लिए निर्धारित है तथा अनुकूलन और लचीलेपन के लिए केवल 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको यहाँ तक ये आपको मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट में बना के यूपीएससी या बीपीएससी पीटी में भी ऐसे पूछे जा सकते हैं या भी अन्य एग्जाम में भी ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये साजी के भी याद रखना है कि अभी कौन है, तो नाबार्ड के ये अध्यक्ष हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो जानते हैं कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम क्या था, तो ग्रह बनाम ई कचरा, यानी कि कह रहा है कि प्लैनेट वर्सेस ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग मोबाइल फोन्स वगैरह या उस तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन का जितने सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उसको जैसे वो खराब होता है तो स्क्रैप होता है, जैसे कि टेम्पर्ड ग्लास हो गया, टेम्पर्ड ग्लास या उसके अंदर जो हम लगाते हैं वो जब मोबाइल खराब हो गया तोड़ फोड़ के हम फेंक देते हैं तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, ई वेस्ट बोलते हैं। तो इसी से हमारी रक्षा करना है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जल्दी से ये बैक्टीरिया या फंगी के द्वारा ये सड़ते गलते नहीं है, जिस कारण से क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सालों तक ये रहते हैं और ये नदी के थ्रू या फिर जैसे बाढ़ आती है उससे के थ्रू क्या होती है, समुद्र में चली जाती है, जिस कारण से मछलियों के द्वारा इसको सेवन किया जाता है और उसके गले में फंस जाती है, जिस कारण से बहुत सारा मैरीन लाइफ भी अफेक्ट होते हैं और मैरीन इकोसिस्टम के लिए भी काफ़ी ये खतरनाक है, साथ साथ ह्यूमन लाइफ के लिए भी ये खतरनाक है। ठीक है, कह रहा है कि धरा नहीं होगी तो सब धरा रह जाएगा, यानी कि जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो आप लोग कैसे रह पाओगे। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक। इस थीम के जरिए, ठीक है, ग्रह बनाम प्लास्टिक, इस थीम के जरिए प्लास्टिक से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया गया। यहाँ देख सकते हैं क्या था, यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी कि ग्रह बनाम प्लास्टिक था। ठीक है, ऑप्शन बी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ठीक है, इसका क्या थीम था, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि प्लास्टिक से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर इसमें जोर दिया गया कि किस तरह से जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक भी होते हैं, जैसे कि हम लोग थैली में सब्जी लेते हैं और सब्जी जब लेते हैं तो उसको सब्जी का यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं, लेकिन ये क्या है, एक सिंगल यूज प्लास्टिक है, लेकिन ये बहुत दिनों तक ये वातावरण में रहते हैं, सड़ते गलते नहीं है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। इस थीम का मकसद क्या है कि 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में कितना कमी करना है, तो 60% की कमी लाना है। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी दिवस 2024 का जो थीम का मकसद क्या है, यह 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी लाना है, ये पूछ सकता है, तो 60% की कमी लाना है। और इस थीम से जुड़ा एक और मकसद है कि एकल उपयोग यानी कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देना है। भारत सरकार ने कई बार प्रयास किया, यानी कि राज्यों के द्वारा भी कई बार प्रयास किया गया कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बंद कर देना है, बैन कर देना है, लेकिन कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन उसके बाद फिर से ये चालू हो जाता है। इस थीम से जुड़ा एक और मकसद है कि प्लास्टिक प्रदूषण पर संयुक्त राष्ट्र की मजबूत संधि के लिए पहल करना है और फास्ट फैशन को खत्म करना है। प्लास्टिक से जुड़ी ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि से मिली है, जिसे 2024 के अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जानते हैं कि पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाई जाती है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है और यह पर्यावरण शिक्षा के लिए अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन का नाम याद रखना है, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टडी की जाती है और पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 अप्रैल 1970 को मनाई जाती है। इसको ध्यान रखना है कि पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस पहली बार मनाई जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करना और बताना है कि इसमें कौन से कथन सत्य है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंप्रूव्ड विद द स्कोर फॉलिंग फ्रॉम
36.62 टू 31.28। तो ये स्टेटमेंट सही है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर 36.62 से गिरकर क्या हो गया, 31.28 हो गया, यानी कि इंप्रूवमेंट को देखा गया, ऊपर की ओर देखा गया है। और वर्ष 2024 में भारत का रैंक क्या है, 159 है, तथा डेनमार्क इसमें शीर्ष पे है। इसमें एक गलत है, देखिए ये यहाँ पे सही है कि 159 इंडिया का रैंक है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ही स्टेटमेंट में देख सकते हैं, ये दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 दे दिया गया है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट और भी बन सकता था कि क्या तो नॉर्वे शीर्ष स्थान पे है, तो यहाँ पे ए न बना करके क्या किया गया, यहाँ पे डेनमार्क दिया गया, जिस कारण से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, नॉर्वे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नॉर्वे है जो शीर्ष स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान, ये रैंकिंग 159 है, ये सही है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और आपको ये स्कोर भी रखना है याद कि 31.28 हो गया, तो ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा क्या है तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक, यानी केवल 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट कि इन द ईयर 2024 इंडिया इज रैंक्ड 159 एंड नॉर्वे इज एट द टॉप, यहाँ पे नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये 2024 में आया है, क्या तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और इसे जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि ये किसके द्वारा एक नई रिपोर्ट जारी की जाती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, क्या तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह वार्षिक रिपोर्ट यह जारी की जाती है, क्या तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की जाती है। यहाँ कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देशों की एक वार्षिक रैंकिंग होती है, जिसे 2200 कब से 2002 से फ्रांस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन आरएसएफ द्वारा एक क्या है, एक एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली काम कर रही है। कौन, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। यह विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है और जिन देशों का यह मूल्यांकन करता है उनमें पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म की गुणवत्ता या व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन का मूल्यांकन नहीं करता है। प्रेस स्वतंत्रता प्रश्नावली में 5 प्रमुख श्रेणियां इसमें शामिल है, जैसे कि राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा इसमें शामिल है। 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसमें दुनिया भर में पर्यावरण पत्रकारों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि का भी संकेत दिया है कि बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ भी है जो हिंसा देखने को मिला है। इसमें दुनिया भर में पर्यावरण पत्रकारों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 15 वर्षों में कितना तो 44 पत्रकार भी मारे गए थे। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हत्याओं की सबसे अधिक संख्या को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र है, तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्या दिखाई जाती है। और यह देख सकते हैं कह रहा है कि 2024 में भारत का स्कोर क्या होता है, तो कह रहा भारत की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है और 2023 में यह 100 कितना तो 161 यानी कि 161 स्थान से बढ़ के 2024 में कितना तो 180 देशों में 159वें स्थान पे आ गया है, यानी कि 2 रैंक इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, +2 का इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और रैंकिंग में इस ऊपर की ओर बदलाव के बावजूद भारत का स्कोर में गिरावट देखी गई, जो 36.62 से घट करके क्या हो गया तो 31.28 हो गया, और सुरक्षा सूचक को छोड़कर सभी श्रेणियों में स्कोर कम ही गया। तो सबसे अच्छा सुरक्षा सूचक में ही है जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बाकी में देखने को नहीं मिला था। और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र कौन है, तो भारत है, और उसी में प्रेस की स्वतंत्रता क्या है तो खतरे में है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। जनवरी 2024 से अब तक भारत में 9 पत्रकार और 1 मीडिया कर्मी को हिरासत में लिया गया है। दूरसंचार अधिनियम 2023, मसौदा प्रसारण सेवा विधेयक 2023 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 जैसे कई कानून मीडिया को व्यापक रूप से विनियमित करते हैं और समाचारों को ये सेंसर करते हैं, ये रोकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी प्रकाश डाला गया कि आर्थिक और राजनीतिक दबाव मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित करती है, यानी कि जब ये पॉलिटिकल प्रेशर होता है मीडिया पे, तो जानते हैं कि मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ ये लोकतंत्र का, लेकिन इसको क्या होता है ये राजनीतिक दबाव के कारण ये अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। वैश्विक स्कोर की बात करते हैं तो 2024 की रिपोर्ट में नॉर्वे पहला स्थान, डेनमार्क दूसरा और स्वीडन तीसरा स्थान पे आता है, और इरिट्रिया की बात करते हैं तो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, इरिट्रिया सबसे लास्ट में आता है, जबकि सीरिया उससे थोड़ा सा आगे है, यानी कि सेकंड लास्ट क्या है तो सीरिया है सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट कौन सा है तो सीरिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कि सिएरा माद्रे, हो सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से पर जो कोई जगह है, कोई स्पेसिफिक कुछ वस्तु है या स्पेसिफिक कुछ आर्टिकल्स है वो न्यूज में रहते हैं, तो किन दो देशों के बीच में विवाद का ये हिस्सा है सिएरा माद्रे? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन और फिलीपींस। चीन और फिलीपींस के बीच में यह है क्या है, तो विवाद का विषय है। और ये है क्या, तो ये क्या है, एक लैंडिंग शिप है, यानी एक जहाज है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि चीन के द्वारा जहाजों की तैनाती में वृद्धि देखी गई। चीन ने अपने जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है और सिएरा माद्रे में आपूर्ति मिशन के दौरान फिलीपींस की नौकाओं पर जल की बौछार कर दी है। ठीक है, किसने, तो चीन ने। क्या हुआ था, यहाँ देख सकते हैं कि सिएरा माद्रे क्या है, तो एक लैंडिंग जहाज है। इसका निर्माण होता है द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 45 जब चलता है उसी के समय में लैंडिंग जहाज सिएरा माद्रे का स्थापना की जाती है और इसके दौरान अमेरिका में किया गया था। 1944 में एक लैंडिंग जहाज के रूप में इसकी तैनाती हुई। और वियतनाम युद्ध कब होता है, वियतनाम युद्ध अमेरिका और इस तरह से अमेरिका और ये वियतनाम के बीच होता है। ठीक है, और ये 1954 से 75 के बीच में चलता है। और कब, तो कोल्ड वार के टाइम में होता है और अमेरिकी भागीदारी के रूप में इसे वियतनाम भेजा गया था। 1976 में इसे अमेरिका के सहयोगी देश फिलीपींस को हस्तांतरित कर दिया गया था और 1999 में इसे निर्जन स्पैटली द्वीप समूह के सेकेंड थॉमस सोल पर छोड़ दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहाँ पे है, तो ये स्पैटली आइलैंड की बात की जा रही है। स्पैटली आइलैंड कहाँ है, तो ये स्पैटली आइलैंड ये है। और क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में ऐसे पूछे जाते हैं कि स्पैटली आइलैंड है कहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के आदि के क्षेत्रों में ये स्पैटली आइलैंड है और ये एक विवाद का घर है। कौन, स्पैटली आइलैंड। और यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, स्पैटली आइलैंड से और ये साउथ चाइना सी में ये लोकेटेड है और चाइना इस पे भी कब्जा करने की कोशिश करता है। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये लाल लाल का ये डैश है, 1 डैश 2 डैश 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये टोटल पहले 11 डैश लाइन था, टोटल 11 था, लेकिन इसको बाद में किया गया तो 9 डैश लाइन में इसको बनाया गया, 9 डैश लाइन। ठीक है, 9 डैश लाइन, इसका मतलब ये सूचक किसका है, तो साउथ चाइना सी में चाइना के अग्रेसिवनेस यानी कि चाइना के कंट्रोल को यह दिखाता है कि किस क्षेत्र में चाइना का कंट्रोल है। और जहां जहां इस क्षेत्र में कंट्रोल है वो चाइना का कंट्रोल है। यहां तक कि 100 किलोमीटर के अंदर, ये 100 किलोमीटर अंदर ये घुसता है कितना, तो 100 किलोमीटर के आसपास ये मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम आदि के देशों में भी ये कवर करता है। और जानते हैं कि एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ एंड ओशन सी, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज का मुताबिक क्या होता है कि 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल और उसके पहले का क्या होता है, इसके बीच का आप है जो नेचुरल या आर्टिफिशियल रूप से किसी भी संसाधन का आप यूज कर सकते हैं, कोई भी देश यूज कर सकता है। ठीक है, उसके जिसके आसपास का ये देश है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 100 किलोमीटर के अंदर ये घुसा हुआ है, 100 किलोमीटर भी लिया हुआ है। कौन, ये चाइना इसमें घुसा हुआ है, जिस कारण से चाइना और वियतनाम, फिलीपींस और इस तरह से मलेशिया के बीच में क्या होता है, हमेशा विवाद होते रहता है। और यहाँ पे पार्सल आइलैंड की बात करते हैं तो पार्सल आइलैंड में भी यहाँ देख सकते हैं चाइना का ही है क्या, ये चाइना के द्वारा एक कब्जा किया गया पार्सल आइलैंड है जो साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्सल आइलैंड, स्पैटली आइलैंड और फिर क्या, तो ये 9 डैश लाइन, ये सब लोकेटेड, ये पॉइंट कहाँ पे हैं, तो साउथ चाइना सी में है। और किसके किसके बीच में विवाद का है, हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में ऑप्शन दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, तो चाइना और ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज है, कौन कौन है, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ऐसे कंट्री इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं इधर वियतनाम है, इधर ये फिलीपींस है, क्या इधर फिलीपींस है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तरह है निम्नलिखित कथनों पर बताना है, विचार करना है और बताना है किसमें सत्य कथन कौन सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001/2023 प्रमाणन प्राप्त यानी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली अमेजन, क्या, तो अमेजन, यहीं पे आपको गलती करवाता है कि अमेजन की जगह क्या हो जाएगा, आप ब्लैंक हो जाते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो अमेजन की जगह पे आपको ये क्या आंसर हो जाएगा, इन्फोसिस हो जाएगा, क्या, इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस हो जाएगा, जो दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, कौन सी, इन्फोसिस। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेहमत को लॉन्च किया गया है। देखिए, फिनलैंड के द्वारा नहीं किया गया, किसके द्वारा, आइसलैंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, आइसलैंड। यहाँ पे भी, यहाँ पे जगह या किसी स्थान या किसी का कंपनी का नाम आपको बदल के या किसी ईयर, किसी फैक्ट को चेंज करके आपको बताया पूछा जा सकता है और उसी में आपको है जो गलती ढूंढना है कहाँ पे गलती दिया गया है। कह रहा अमेजन बिकेम द, अमेजन यहाँ पे गलत हो जाएगा, अमेजन नहीं होगा, क्या, तो इन्फोसिस बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू रिसीव ISO
42,001 is to 2023 certification for artificial intelligence. आइसलैंड, क्या तो आइसलैंड लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट मैमूथ विच अब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कौन सा इसमें सत्य है, तो इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि इन्फोसिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पे ISO प्रमाण प्राप्त दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि AI प्रबंधन प्रणालियों पर दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ प्रमाणित किया गया है किसको, इन्फोसिस को। और इन्फोसिस दुनिया भर की पहली IT सेवा कंपनियों में से एक है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी AIMS फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के पहलों में बढ़ी हुई दक्षता और जवाबदेही के लिए जिम्मेदार AI प्रथाओं और नियामक आवश्यकताओं के पालन को आगे ये बढ़ावा देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि आइसलैंड की बात की जा रही है कि आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जिसका नाम रखा गया ओरका। ओरका का मतलब होता है एनर्जी होता है, क्या होता है, ओरका का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। आइसलैंड शब्द ये ओरका है, उसका मतलब क्या है, ये एनर्जी है। और जो सीधे क्या करेगा, ये हवा है तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा और उसे भूमिगत कर देगा, यानी कि उसको एक जगह लोकेट कर देगा। और इसका शुरुआत कब होता है, तो इसको 8 सितंबर 2021 से ही शुरू किया गया है। यहाँ देख सकते हैं ऐसे ये बनाया गया है, ठीक है, मशीन बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, वो अब्जॉर्ब कर रहा है बाहर से, और इसको क्या, तो इसको अब्जॉर्ब कर दे रहा है, ठीक है, बाहर से सोखता है और उसे अंडरग्राउंड कर देता है। इस संयंत्र का निर्माण स्विट्जरलैंड के क्राइमबक्स और आइसलैंड के कारफिक्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। और अपनी पूर्ण क्षमता के दौरान संयंत्र हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा से सोखेगा, जो लगभग 870 कार से उत्सर्जन जितना कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाएगा उसके बराबर यह अवशोषण करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई भी सही नहीं है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। तो पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन मई 2024 को रोटरडम नीदरलैंड में किया गया। तो हमने पहले वाले वीडियो में इसके बताया था कि इसका आयोजन कहाँ होता है, रोटरडम नीदरलैंड में। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का एक मंडप स्थापित किया है, कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थापित किया है। और इस मिशन का लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। तो इसका ये तीनों स्टेटमेंट है जो सही सही दिया गया है। इसको हमने पहले वाले वीडियो में ऐसे एक्सप्लेन किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ भी बता दें कि नीदरलैंड के कहाँ पे, नॉटरडम शहर में आयोजित प्रतिष्ठित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भारतीय पवेलियन था, वह विश्व के सबसे बड़े पवेलियन में से एक रहा। और यह हरित हाइड्रोजन में देश की उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में यह कार्य करता है। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 इस बार कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये नीदरलैंड में आयोजित की गई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लिए कि इस मिशन का लक्ष्य क्या है, और देख सकते हैं कि इसका लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन क्षमता को प्राप्त करना है, ठीक है। और भारत की हरित हाइड्रोजन पहल जनवरी 2023 में शुरुआत की जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के रूप में ये प्रारंभ किया जाता है। और कितने बजट इसका होता है, तो 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये पेश किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो फीडे है उसके द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी थी। तो तीसरी भारतीय महिला कौन बनी, तो ये कौन, वैशाली रमेश बाबू बनी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हु रिसेंटली बिकम द थर्ड इंडियन वुमेन टू बी अवार्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे, ठीक है, फीडे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जानते हैं कि आर प्रज्ञानंद की ये बहन है, और आर प्रज्ञानंद भी क्या है, तो ग्रैंड मास्टर रहे हैं। और ये दोनों भाई बहन ऐसे पहला जोड़ी है कि जो बनी है क्या, तो ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है। और ये चेस का शब्द होता है, चेस का शब्द है, यानी कि शतरंज का शब्द है क्या, तो ये ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अभी तक पूरे विश्व में जितने ग्रैंड मास्टर बने हैं उसकी संख्या लगभग है क्या, तो 1680 के आसपास है। अभी 1680 के आसपास है, जिसमें भारत का कितना, तो लगभग है कि 64, या अभी जो अपडेट हो रहा है 83-84 के आसपास हो रहा है, तो 83 के आसपास है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, 83 प्लस जा रहा है, ठीक है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, यानी 60-70% जो ग्रैंड मास्टर बने हैं कहाँ से, तो ये तमिलनाडु से ही बने हैं।
ठीक है। और कोनेरू हम्पी की बात करते हैं तो कोनेरू हम्पी ये जो पहला महिला ग्रैंड मास्टर जो बनने वाली थी यही थी, कोनेरू हम्पी थी जो चेस में बनी थी। और पुरुष की बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंद बनी थी जो पहला ग्रैंड मास्टर बनी थी पूरे भारत का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और हरिका द्रोण वाली भी ये चेस खेलती है, क्या खेलती है? चेस खेलती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं यही है क्या। तो ये दोनों भाई बहन है, ये आर प्रज्ञानंद है और ये वैशाली है। तो इंडियन चेस सिबलिंग्स बिकम फर्स्ट ब्रदर एंड सिस्टर डुओ टू अर्न ग्रैंड मास्टर टाइटल। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी माता है। और अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है कि बार्सिलोना स्पेन में एलोबग्रेट ओपन 2023 के दौरान प्रतिष्ठित 2500 एलो रेटिंग, जिसको 2500 एलो रेटिंग मिल जाता है उसे ग्रैंड मास्टर का खिताब दे दिया जाता है। ठीक है, उसको पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं 84th ग्रैंड मास्टर बन गई है। क्या? 84th ग्रैंड मास्टर। तो टोटल इंडिया में ग्रैंड मास्टर कितने हैं? तो अभी 84 बन गए। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो पहली कौन है? कोनेरू हम्पी, दूसरी हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली यह भारत की तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। वैशाली ने तुर्की के एफएम टैमर तारिक सेलेब्स को हराकर इस उपलब्धि को हासिल किया। वैशाली फीडे विश्व कप उप विजेता, वैशाली जो फीडे विश्व कप उप विजेता रहा कौन? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद को हराया किसने था? तो जर्मनी के कौन? कार्लसन ने हराया था, मैग्नस कार्लसन ने हराया था। और शतरंज में ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय भाई बहन की यह जोड़ी बन गई थी। भारत में ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंद शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। आर प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? आर प्रज्ञानंद। तब यहाँ पे आर प्रज्ञानंद देख सकते हैं कितने छोटे हैं। और तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाला भारतीय राज्य है। 83 में कौन बने थे? तो ये आदित्य सामंत। आदित्य सामंत आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 83 में या 84 में कौन बने हैं? तो 83 में आदित्य सामंत और 84 में कौन है? तो वैशाली बनी है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं फीडे की। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करते हैं तो शतरंज के खेल का यह शासी निकाय है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता को नियंत्रित करता है। इसकी शुरुआत कब होती है? 1924 में होती है। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में की जाती है। कहाँ? 1924 में पेरिस में। और इसे वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता इसे प्रदान की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि फीडे का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष है कौन? आर्की डोरकोविच है। और उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद जो भारत के पहले कौन रहे? भारत के पहले, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के पहले बनने वाले हैं जो इसके उपाध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, यहाँ पे नियुक्ति है और इसके उपलब्धि कौन से हैं, यानी कि किस पोस्ट पे ये नियुक्त किए गए हैं। तो प्रतिमा सिंह की बात करते हैं तो यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ, क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ठीक है। और इसका ये जो किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये कार्य करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके बता दें क्या कौन है? पीयूष गोयल हैं। ठीक है, तो संजय भल्ला कौन है? तो ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो तीसरा हो जाएगा दूसरा का कि संजय भल्ला कौन है? भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किए गए हैं। यादविंदर माल्ही की बात करते हैं तो ये कौन है? तो ये लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में यह द्वारा इन्हें नियुक्ति की गई है। कौन? यादविंदर माल्ही। संजय कुमार मिश्रा की बात करते हैं तो ये जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि क्या, इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि संजय मिश्रा कौन बने हैं। तो ठीक है, ये कह रहा है जीएसटी, ठीक है, जीएसटी
अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं, यानी कि जीएसटी ट्रिब्यूनल, ठीक है, जीएसटी ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष बने हैं कौन, ये बने हैं, ये संजय कुमार मिश्रा बने हैं, इसको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। और जीएसटी जानते हैं कब आता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसकी है जो कब, ये 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को क्या, तो जीएसटी भारत में लागू की जाती है। एक मनी बिल के रूप में ये लोकसभा में पेश की जाती है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब पास की जाती है तो ये बिल के जगह, फिर बिल के बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट के मुहर लगने के बाद क्या, तो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को आता है, ठीक है। इसलिए इस कारण से 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी डे मनाया जाता है, ठीक है। और इस सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को एक जगह, जैसे जितने सारे वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब टैक्स, सेल टैक्स, ये सब सारे को क्या हुआ, एक जगह संग्रहित करके क्या बनाया गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये ट्रिब्यूनल बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाएगा, ट्रिब्यूनल क्या होता है, तो जीएसटी, जितने सारे जीएसटी से रिलेटेड इशू रहेंगे वो क्या ट्रिब्यूनल में जाएंगे और उसमें क्या होगा, ये डिसीजन लेंगे कि किस तरह से वो कार्य सही है या गलत है, ठीक है। इसमें आप अपील भी कर सकते हैं, जीएसटी रिलेटेड कोई भी इशू होगा तब, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हज, और यहाँ पे एक और भी याद रखना है कि जीएसटी काउंसिल की स्थापना, ठीक है, जीएसटी के ही थ्रू क्या होता है, जीएसटी काउंसिल बनता है, जीएसटी काउंसिल बनता है जो आर्टिकल 279 ए में, ठीक है, आर्टिकल 279 ए के अंदर क्या, इसे एक बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके बनाया जाता है, किसके थ्रू, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब, 2017 में, ठीक है। 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आता है, उसी के द्वारा जीएसटी काउंसिल एक्ट कितना में, आर्टिकल 279 ए में इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। कह रहा है हज प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान के द्वारा चलाया गया, यानी कि खेलो तो पूरी तरह से ईमानदारी से खेलो, सच्चाई से खेलो, ऐसा ना हो कि आप कुछ, जैसे कुछ खिलाड़ी ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स लेकर के जाकर के अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे को निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, जैसे कि दीपा कर्माकर को कुछ साल पहले है जिसको सस्पेंड किया कर दिया गया था, ठीक है। किस कारण से, तो वो ऐसा पाया गया कि वो नाडा के द्वारा ऐसा पाया गया कि उसने क्या किया, ड्रग्स लिया था अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, बहुत सारा खिलाड़ी ऐसा लेते हैं, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका क्या होगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बीसीसीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है, 1928 में इसकी स्थापना की जाती है, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की जाती है, ठीक है। और अभी वर्तमान में बीसीसीआई के क्या, तो इसके बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो जानते हैं इसके अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है, प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी है। पहले सचिव थे इसके कौन, तो सचिव थे अमित शाह के बेटे जय शाह, जो अब क्या बन गए हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि जितना सारा क्रिकेट वर्ल्ड में होगा उसके सारे के ये चेयरमैन बन गए हैं कौन, ये जय शाह बन गए हैं, ठीक है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। और अभी और वर्तमान इंडिया का यहाँ पे लिख देते हैं क्या, तो रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी क्या है, तो भारतीय, ये क्या है, तो बीसीसीआई के अभी ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसके पहले कौन थे, तो सौरव गांगुली भी रहे, ठीक है। और इसके बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष टीम के कोच कौन है, पुरुष टीम के कोच कौन है, तो गौतम गंभीर बनाए गए हैं, कौन, गौतम गंभीर। इसके पहले कौन थे, राहुल द्रविड़ थे, अभी वर्तमान में गौतम गंभीर है। और भारतीय सिलेक्शन कमेटी जो क्रिकेट का सिलेक्शन करता है कौन सा खिलाड़ी खेलेंगे, उसका हेड कौन है, तो अजीत अगरकर है, कौन, अजीत अगरकर का नाम याद रखना है, अजीत अगरकर, अजीत अगरकर। अभी जान रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है, ये ध्यान रखना है कि 1927 में, इसको ध्यान रखना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, 1927 में। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब होती है, तो 23 जून 1937 को इसकी स्थापना होती है, 23 जून 1937 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के स्थापना होता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे SAI भी बोलते हैं, इसका स्थापना कब होता है, 1984 में, 1984 में। जो सारे इंडिया का जितने स्पोर्ट्स होते हैं उसका ये कंट्रोल करता है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1920 में। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में, कब, 2009 में इसकी स्थापना। और
ठीक है, फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में होती है। फीफा की स्थापना 1904 में होती है। जो पूरे वर्ल्ड में जितना जो होता है फीफा, यही जितने फुटबॉल पूरे विश्व में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाता है उसका ये संगठन ये करता है, उसका ये आयोजन कराता है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, भारत ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के प्ले ट्रू दिवस के उपलक्ष्य में हज प्ले ट्रू अभियान का ये क्या किया है, तो यहाँ पे समापन किया है। यह अभियान खिलाड़ियों, कोचों और खेल समुदाय को डोपिंग रोधी नियमों को आत्मसात करने, भारत को खेलों में नैतिकता का प्रणेता बनाने के लिए नाडा इंडिया की प्रतिबद्धता पे प्रकाश डालता है। यह अभियान एथलीटों एवं हितधारकों के लिए 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में एक लचीला एंटी डोपिंग ढांचा स्थापित करने, अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने और रणनीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रूप में यह कार्य करता है और ये बाडा के अंदर ये कार्य करता है। ठीक है, ये बाडा क्या होता है? ये बाडा क्या होता है? पूरे विश्व का होता है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। और ये नाडा क्या होता है? ये इंडिया का होता है। ये इंडिया का क्या है? नाडा है। और जैसा वो रूल्स बनाता है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? इंप्लीमेंट भी करता है और कुछ अपना भी रूल्स बनाता है। और मेन मकसद क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस, जो एंटी डोपिंग को रोकना है, सिर्फ डोपिंग को इसमें रोकना है, इसका ये दोनों का मुख्य मकसद रहता है। इसकी स्थापना कब होती है? बाडा की 1999 में, और डोपिंग मुक्त खेल के लिए एक सहयोगात्मक विश्वव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था के रूप में यह स्थापना की गई थी। वाडा का प्रशासन और वित्त पोषण खेल आंदोलन और वैश्विक सरकारों के बीच में समान साझेदारी पर आधारित है और प्ले ट्रू दिवस की प्रेरणा वर्ष 2013 में वाडा द्वारा आयोजित एक शिक्षा सम्मेलन से मिली, जिसमें 17 लैटिन अमेरिकी देशों ने इसमें भाग लिया था। वाडा की बात करते हैं, नाडा की बात करते हैं, तो यह भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ के अधीन यह क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इसके अभी मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। क्या? मनसुख मंडाविया जो अभी खेल मंत्री है। और नाडा भारत में विश्व डोपिंग रोधी संहिता 2021 के अनुरूप डोपिंग रोधी कार्यक्रम को यह लागू करता है। नाडा इंडिया स्वच्छ खेल प्रथाओं को सुनिश्चित करने, डोपिंग रोधी संसाधनों को साझा करने और निष्पक्ष खेल कार्यक्रम के संचालन की दिशा में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ मिलकर यह कार्य करता है। और यही नाडा के बारे में यूपीएससी पीटी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, नाडा के बारे में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और 21 मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि खेल से संबंधित है तो खेल मिनिस्ट्री के अंदर ये कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले कहाँ पे पाए गए? तो ये केरल में पाए गए। और वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाले रोग है, क्या है? तो ये वायरस से संबंधित रोग होने वाले हैं। और इस बीमारी का होस्ट क्या है? तो मच्छर है। जानते हैं कि ये तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया सही है कि ये वेस्ट नाइल फीवर क्या है? तो ये केरला में एक केस डिटेक्ट हुआ। उसके बाद जानते हैं क्या है, किसके द्वारा? तो ये वायरस के द्वारा होता है। और इसका होस्ट क्या है? तो मॉस्क्यूटो है, यानी मच्छर के द्वारा होता है। जैसा कि डेंगू वायरस होता है, डेंगू भी मच्छर के कारण, मलेरिया एक पैरासाइट के कारण होता है जो काटने से किसका होता है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से ही होता है। और जो डेंगू होता है वो किसके कारण? तो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जबकि मादा एनाफ्लिज के कारण क्या होता है? तो ये मलेरिया होता है। ठीक है, और मलेरिया पैरासाइट के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तीनों आंसर इसमें सही सही दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि वेस्ट नाइल बुखार वेस्ट नाइल वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, जो सेंट लुइस एंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस और पीले बुखार, येलो बुखार का कारण बनने वाले वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है। और यह मनुष्यों, घोड़ों और पक्षियों की कई प्रजातियों में बीमारी का कारण बनता है। यानी कि जब इसका वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर होता है, ये जैसे मच्छर है, मच्छर किसी पक्षी को काट लिया, पक्षी किसी दूसरे जगह पे बैठा तो वहाँ से कोई फल खा लिया, फल को खा लिया, टेस्ट किया कोई फल, फिर नीचे कोई और भी जानवर खा लिया या फिर कोई आदमी खा लिया, तो उसको उसमें उसका वेक्टर या वायरस उसमें ट्रांसफर हो जाता है, जिस कारण से इसका ये रेंज बढ़ते जाता है और यह है जो फैलते जाता है। ठीक है, कर भविष्य पोर्टल के बारे में बताया गया है और बताना है कि इसमें कौन से कथन असत्य है। तो भविष्य पोर्टल के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है और यहाँ बता दें कि इट वाज रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि यह पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। यह पेंशन भोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा यह प्रदान करता है। तो इसमें दोनों कथन सही सही दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत पूछा है तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सरकार द्वारा पेंशनर के लिए लॉन्च किया गया नया पोर्टल कौन सा? तो भविष्य पोर्टल। भविष्य पोर्टल जो रिटायर्ड हो गए हैं उसको है जो क्या, तो यहाँ पे
कह रहा है कि भविष्य पोर्टल पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करने के साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के भुगतान के लिए सभी कार्यों के लिए व्यक्ति के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। इसमें कि कहाँ पे हमारा ये फंड आया है कि नहीं, पैसा आया है कि नहीं, उसको ये सर्च कर सकता है। सिस्टम पेंशन भोगियों के व्यक्तिगत और सेवा विवरणों को कैप्चर करता है और ये भविष्य पोर्टल आपको पूछ सकता है किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया, तो ये किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशंस वेलफेयर के द्वारा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो ये जानते हैं किसके द्वारा, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। और डीआरडीओ का जो क्या है, स्थापना कब होता है, 1958 में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है, समीर वी कामत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बीईल का मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कहाँ पे, ओडिशा के तट पे, कहाँ पे, ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, और यह 1 मई 2024 को परीक्षण किया गया था। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजनी टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। टॉर्पीडो होता क्या है, क्या होता है, यहाँ पे आगे हम इसको वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यह प्रणाली भारत नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाएगी। इसमें सबमरीन को कंट्रोल करेगा कि कहाँ पे कोई भी यदि उस पर अटैक कर रहा है तो यही क्या करेगा, ये जाकर उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देगा। इसमें कई उन्नत प्रणालियां दी गई है, जैसे कि 2 चरण ठोस प्रणोदल प्रणाली, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर प्रणाली और सटीक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली। यह प्रणाली पैरासूट आधारित रिलीज सिस्टम के साथ पेलोड के रूप में उन्नत हल्के वजनी टॉर्पीडो को भी ले जाती है। और इस प्रणाली में सम्मिलित पृथक्करण, निष्कासन और वेग नियंत्रण जैसे कई अत्याधुनिक प्रणालियों को प्रमाणित किया गया, जिससे कि इसके फीचर्स को कंट्रोल किया जा सके। इस प्रणाली को जमीन पर स्थित मोबाइल लॉन्चर से भी प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 यानी कि इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें कथन असत्य है। कि भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया जा चुका है, यानी कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्पेस एज टिल 31 दिसंबर 2023 ए टोटल ऑफ 127 इंडियन सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड। ये स्टेटमेंट सही है। और एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 देयर आर 20 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड 29 इन जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में कितने, 29 उपग्रह भारत में के द्वारा है जो छोड़े गए हैं। तो इसका देखते हैं, दोनों यहाँ पे कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो इसमें क्या है, असत्य कौन है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई भी कथन है जो सही नहीं है, यहाँ पे असत्य नहीं है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे क्या है, तो सत्य दिया गया है। और बात करते हैं तो लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है, LEO क्या होता है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है कि 0 किलोमीटर के रेंज से ऊपर जितने जाते हैं क्या, तो ये जाते हैं लगभग 2000 किलोमीटर के बीच में होता है। कितना, 2000 किलोमीटर के आसपास का होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, तो ये बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसे बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये 36,000 यानी 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या होता है, ये सैटेलाइट लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, और इसे भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। क्या, तो भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी के घूमने के है जो शेप में ही, उसी के है जो डायरेक्शन में ही है जिसको है जो सिंक्रोनाइज किया जाता है, उसी के समतुल्य बनाया जाता है, समकालिक बनाया जाता है, जिस कारण से वो एक दूसरे को ये संपूरक घूमते रहता है। ठीक है, देख सकते हैं कि कह रहा है कि इसरो ने 31 दिसंबर 2023 तक कुल कितना 127 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, और इसमें से 5 भारतीय उपग्रह है और 46 विदेशी उपग्रह। ठीक है, और इसरो 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण क्या रहे, तो सफल रहे। ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। और 2023 में 3 भारतीय गहरे अंतरिक्ष मिशन सक्रिय हुए, जिसमें चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 प्रोपल्सन मॉड्यूल इसमें शामिल है।
2023 में कुल 21 भारतीय उपग्रह वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर चुके हैं। इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण क्या रहे, सफल रहे। 2023 में कुल 82 रॉकेट पिंडों को कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के पास 31 दिसंबर 2023 तक परिचालन उपग्रहों की संख्या क्या है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 29 उपग्रह इसमें शामिल है। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लाया गया। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। एक कब लॉन्च किया गया, 2023 में लाया गया। और इसका मतलब क्या है कि 6 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। और इसमें क्या है, नीति के तहत कि इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि बहुत सारे इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पे ये काम करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि जैसे कि अंतरिक्ष मॉडल एक आया है, अंतरिक्ष मॉडल, ये क्या है, अंतरिक्ष मॉडल में क्या है, ये क्या है, अंतरिक्ष, ये क्या है, कमर्शियल आर्म है किसका, इसरो का कमर्शियल आर्म है। यानी कि ये कंट्रोल करता है कैसे, किस तरह से वो बिजनेस करेगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इसरो के अंदर ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष मॉडल के थ्रू। ठीक है, प्रावधान की बात करते हैं तो अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का भी प्रावधान इसमें बात करता है कौन, नेशनल स्पेस एजेंसी 2023। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह पूर्वोत्तर भारत में आया था। और ये कहाँ पे, तो बांग्लादेश के साइड, नॉर्थ ईस्ट के साइड में आया था। ठीक है, और ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी से यह उठा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन कहाँ है, तो साइक्लोन रेमल, ये यहाँ पे लोकेशन है जो बांग्लादेश के क्षेत्र के आसपास ये उठा था। और ये पश्चिम बंगाल और ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को थोड़ा सा ये अफेक्ट करने का प्रयास किया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि ये गंभीर चक्रवाती तूफान था, बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया था। और इसका नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था किसने, ओमान ने किया था। क्या, तो इसका ओमान ने नामकरण किया, ओमान ने। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवात रेमल का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो ओमान के द्वारा किया गया। और यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों को यह प्रभावित किया था। कि किसको, तो ये बे ऑफ बंगाल में आया था, यानी बंगाल की खाड़ी में। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चक्रवात देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पे जैसे कि जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है पानी का, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। जिस कारण से क्या होता है, ये लो प्रेशर क्रिएट करता है। और चक्रवात में क्या होता है कि लो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये तूफान भयंकर होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से ये मेजर एरिया को अफेक्ट किया है। और अरेबियन सी की बात करते हैं तो अरेबियन सी में बहुत कम है जो तूफान देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा साइक्लोन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये बे ऑफ बंगाल के क्षेत्रों में। हालांकि कुछ समय पहले ऐसा रिसर्च में आया है कि क्या हुआ कि बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा है जो देखने को मिला कहाँ, अरब सागर में भी है जो ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिला, ज़्यादा प्रभावशाली रूप से जो ये चक्रवात आ रहे हैं वहाँ देखने को मिले हैं। ठीक है, और इसका रेमल का मतलब अरबी में क्या होता है, तो रेत होता है, यानी बालू होता है, रेत होता है। और इस वर्ष 2024 में प्री मानसून सीजन में इस क्षेत्र में आने वाला यह पहला चक्रवात था। और ये कब आया था, तो मई 2024 के आसपास आया था। कब, मई के मंथ में आया था। ठीक है, जो प्री मानसून होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। तो दिस इज अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ कोवैक्सीन। यहाँ पे कोवैक्सीन क्या है, तो कोविड-19 जब आया था तो कोविड-19 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे वैक्सीन कंपनी के द्वारा विकसित किए गए। ठीक है, तो उसी में कोवैक्सीन विकसित किए गए, एस्ट्राजेनेक वैक्सीन विकसित किए गए। तो ये कोवैक्सीन के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, एस्ट्राजेनेक वैक्सीन के द्वारा यह है जो इफेक्ट देखा गया कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम ऐसा देखने को मिला। जो व्यक्ति इस एस्ट्राजेनेक जो ये क्या आया, सिरिंज आया, यानी कि कोवैक्सीन वैक्सीन आया, उसको लिया था किसको, तो एस्ट्राजेनेक को, उसको है जो इसे संबंधित टीटीएस देखने को मिला था। इन दिस ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम डिस्पाइट द प्लेटलेट्स काउंट बीइंग लो, यानी कह रहा है कि इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है। थ्रोम्बोसाइट्स है जो प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, क्या, तो ब्लड प्लेटलेट्स। और ब्लड प्लेटलेट्स से क्या होता है, रंगहीन इस तरह से एक क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर टाइप का होता है जो ये मदद करता है, क्या, तो मदद करता है खून का रक्त को गाढ़ा बनाने में, यानी कि उसका थक्का जमाने में ये मदद करता है ब्लड प्लेटलेट्स। और यही जब ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होता है, जब गिरता है, कब गिरता है, जब जानते हैं कि डेंगू वायरस जब होता है, जिसमें क्या होता है, यही ब्लड प्लेटलेट्स को काउंट किया जाता है। और जब यदि 1.5 लाख से 1 लाख से ऊपर होता है तब आपका शरीर में अच्छा ब्लड यहाँ पे क्लॉटिंग होता है। जबकि क्या होता है कि जब ये प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, यानी 20,000 25,000 होता है, तो उसमें
डेथ यानी मृत्यु की स्थिति भी उसमें बन जाती है। जबकि 25,000 ये 40,000 35,000 तक क्या है, तो इसमें 40,000 के आसपास जब भी रहता है तो आपका स्थिति तो बहुत दयनीय हो जाता है डेंगू वायरस में, लेकिन आप है जो उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स, और इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला क्या है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या रहा है सत्य कथन, तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, जबकि पहला क्या है गलत है। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस एक बहुत ही दुर्लभ सिंड्रोम है, एरियर सिंड्रोम है, और यह तब होता है जब किसी व्यक्ति में रक्त के थक्के यानी थ्रोम्बोसिस के साथ साथ कम प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। इसे वैक्सीन प्रेरित यानी कि वैक्सीन के द्वारा प्रेरित प्रतिरक्षा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसे VITT भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसिस रक्त के थक्के का निर्माण करता है जो प्रभावित रक्त वाहिका में सामान्य रक्त प्रवाह को कम कर सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें रक्त में पर्याप्त प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, और प्लेटलेट्स आमतौर पर रक्त को जमने में मदद करते हैं, जो आपको अत्यधिक रक्तस्राव से बचाता है। जैसे कि यदि आप खुद को, यदि आपका हाथ कट गया तो हाथ कट गया तो यहाँ पे बहुत सारे खून निकलते हैं, और ये खून जब रुक जाते हैं क्या होता है, एक समय आता है जब इलाज कराते हैं तो उसमें क्या होता है खून रुक जाता है। तो खून रुकने के कारण क्या है, इसमें थ्रोम्बोसाइट्स का इसमें रोल होता है, प्लेटलेट्स का रोल होता है। ठीक है, और TTS क्या होता है, एक बहुत ही दुर्लभ दुष्प्रभाव है जो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोगों में ऐसा देखा गया था, रेयरली ऐसा देखा गया था। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि 60 वर्ष से कम आयु के लोगों में TTS का जोखिम थोड़ा अधिक होता है, और यह देख सकते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको है जो यूज नहीं किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्पॉट, बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है, तो ये हांगकांग बना है। हांगकांग बना है। बिटकॉइन क्या होता है, एक बिटकॉइन बराबर लगभग क्या होता है 55 लाख रुपए, इंडियन रुपये में होता है कितना, एक बिटकॉइन बराबर क्या होता है लगभग 55 लाख रुपया के आसपास होता है। ठीक है, जो हमेशा ये आगे बढ़ते रहता ही है। ठीक है, ये 55 लाख रुपया होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एक बिटकॉइन बराबर 55, ये कोई भी एक ऐसा मुद्रा नहीं है, कागजी मुद्रा नहीं है, करेंसी नहीं है, ये क्या है, एक डिजिटली ट्रांजैक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका है जो सबसे पहले इसका स्थापन फाउंडर कौन था, तो सतोशी, क्या, सतोशी नाकामोतो, सतोशी नाकामोतो इसके फाउंडर रहे। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है, तो ये सतोशी नाकामोतो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब कह रहा है कि हांगकांग इसका आंसर हो जाएगा कि एशिया का पहला देश बन गया है जो स्पॉट बिटकॉइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस तरह से इसका सिंबल डिजाइन किया गया है, और एशिया का पहला बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो निवेशकों को कह रहा है क्रिप्टो करेंसी में गिरावट पे दांव लगाने के लिए, यानी कि बढ़ेगा उस पर तो दांव लगाना ही है, यानी कह रहा है कि बढ़ेगा या घटेगा, तो घटने पे है जो दांव लगाने के लिए अनुमति देता है। और ये हांगकांग में शुरू होने वाला है, और एशिया का पहला इनवर्स यानी कि डायरेक्टली नहीं, इनवर्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी में गिरावट पर दांव लगाने की अनुमति देता है। यानी कह रहा है कि आज बिटकॉइन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि अगर 55 लाख आज दाम है तो क्या 55 लाख से 56 लाख होगा या फिर 54 लाख होगा। ठीक है, तो इसको है जो बीच में इसी को दांव लगाने का ये बताता है, इसमें प्रोसेस देता है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में बताना है कौन सा सुमेलित है, तो जेरेमिया मैनेले ये क्या बने हैं, तो सोलेमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जेरेमिया मैनेले। और करीना कपूर खान ये कौन बनी है, तो ये यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनी है, यानी कि नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया कौन बनी है, तो ये करीना कपूर बनी है, करीना कपूर। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये नौसेना का उप प्रमुख बने हैं, यानी कि वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन बने हैं, तो नेवल स्टाफ ये वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट मिलाया गया सही है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बना लेना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन स्थापित किया है, वेयर हैज द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन रिसेंटली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पुणे हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में, कहाँ पे, ये ध्यान रखना है, पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है। लेफ्टिनेंट जनरल है अजय कुमार सिंह, इनके नेतृत्व में समारोह ने 2047 तक, कब तक, 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए संविधान में उल्लिखित अपने कर्तव्यों का सम्मान करने वाले नागरिकों के महत्व पर यह जोर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने
भारतीय संविधान के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला, जो न केवल मौलिक अधिकार प्रदान करता है बल्कि मौलिक कर्तव्यों को भी यह रेखांकित करता है। तो जानते हैं कि फंडामेंटल राइट के आपको दिया गया, जिस कारण से आपको ये भी आपसे उम्मीद करता है आपका देश की आपको कुछ है जो कर्तव्य भी दिए जाए जो आपको पालन करे, आपको पालन करना है। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत की प्राप्ति के लिए नागरिकों को अपने अधिकारों को समझने और संविधान में उल्लिखित अपने कर्तव्यों को पूरा करने की आवश्यकता पर भी यह जोर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ संसद के द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन से कथन सही सही दिए गए हैं। हाल ही में देखा गया था कि 1 जुलाई 2024 को, कब 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुआ 3 नए आपराधिक कानून का भारत में, यानी 3 न्यू क्रिमिनल लॉज गॉट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में, पहले क्या होता है, इंडियन पेनल कोड होता है 1860 में, और इसके समय ये लॉर्ड कैनिंग के समय लाया जाता है इंडियन पेनल कोड। इसको किससे रिप्लेस किया गया है, तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया है, रिप्लेस किया गया है। ठीक है, और बात की जा रही है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसको भारतीय नागरिक संहिता क्या, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा प्रस्तापित किया गया है, यानी प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, आपसे ये भी क्वेश्चन याद रखना है आपको कि पूछ सकता है कि 1872 में क्या होता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट लाया जाता है, जिसको अभी सुधार करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाया गया। ठीक है, और ऑल द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज गॉट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो यहाँ पे 4th स्टेटमेंट यहाँ पे सही सही दिया गया है और 3rd भी सही है, जबकि 2nd और 1st क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा है सही क्या है, तो इसमें 3 4 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक भी पता रहेगा कि कब से लागू किया गया 4, यानी कि 4 आपको पता है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं 4 यहाँ पे है, ये भी 4 है, तीनों है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यानी कि यहाँ भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किया गया, तो यहाँ भी 2nd स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, तो दूसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, सत्य कथन यहाँ पे ये भी कट जाएगा। ठीक है, सत्य की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है जो क्या, तो तीसरा सही है और चौथा सही है, यानी 3 और 4 यहाँ पे तो सही सही हो गया। ठीक है, 3 और 4 सही सही हो गया। अब कह रहा है 1 और 2 को इसी को अपोजिट कर दिया गया है, 1 2 इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, तो सत्य कथन, तो इसमें सिर्फ 3 और 4 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बाकी 1 और 2 क्या है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों बिल के बारे में बताया गया है, किस तरह से बिल पास किया गया था और कौन से बिल को रिप्लेस किया गया है। इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया गया किससे, तो भारतीय न्याय संहिता 2nd बिल 2023 को इसमें इसको रिप्लेस किया गया, और इसमें टोटल 358 सेक्शन है जो जोड़े गए हैं। पहले कितने थे, 511, इसमें कुछ कटौती की गई थी। ठीक है, कटौती की गई और इसमें टोटल 358 किया गया। और इसमें टोटल ये पूछ सकता है आपसे कि 531 इसमें सेक्शन है, पहले कितना था 484, इसमें कुछ जोड़े भी गए किसमें, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया गया किसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को रिप्लेस किया गया, इसमें रिप्लेस किया गया। ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया गया, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से रिप्लेस किया गया, और इसमें टोटल 170 पहले सेक्शन था, उसमें अब 166 सेक्शन रह गया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 358 और कितना, 358, 484 और क्या है, तो 166, ये तीनों में ये सेक्शन को है जो सुधार किया गया है। और कह रहा है कि व्हाट द लॉ सिक्स टू डू, यानी क्या करेगा ये कानून, तो इंट्रोड्यूस चेंजेस डीलिंग विद ऑफेंस ऑफ टेररिज्म एंड एक्ट अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि आतंकवाद और देश के खिलाफ या राज्य के खिलाफ ऐसे कुछ आतंकवादी कार्य किए जाते हैं, तो उसका है जो ये उसमें बदलाव करेगा, उसका इन्फोर्स करेगा, उसके खिलाफ है जो कार्रवाई करेगा। अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी इसमें है जो रजिस्टर करने का अलाउ करता है। और फैक्टर इन करप्शन इन द इलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस में किस तरह से करप्शन होता है उसको भी कंट्रोल करने का ये कार्य करेगा। मेक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ए फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रूफ, यानी कि एक प्राइमरी प्रूफ के आधार पे आपको है जो ये क्या, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फोटो वीडियो भी ले सकते हैं। ठीक है, और सेपरेटली डिफाइन क्राइम्स लाइक मॉब लिंचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे पहले मॉब लिंचिंग नहीं था। मॉब लिंचिंग होता क्या है, तो इसमें भीड़ के द्वारा इकट्ठित होकर के क्या, किसी भी अनजान भीड़ के द्वारा किसी भी लोग को टारगेट बनाकर इसमें हमला किया जाता है, चाहे वो धार्मिक रूप से या फिर और भी कुछ इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो इसको पहली बार इसमें डिफाइन किया गया है मॉब लिंचिंग को। इंक्लूड डिटेल्ड प्रोविजन एंड एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि महिलाओं और चिल्ड्रन के
खिलाफ जो हो जा रहे थे क्राइम, उसको भी ये रोकने का है, जो पूरी तरह से उसका रोकना है, उसमें सजा देने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सक्सगाम वैली विच वाज वाइडली डिस्कस्ड इन न्यूज़पेपर रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सक्सम वैली है, कहाँ पे है, सक्सगाम वैली ये है जो कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है। और डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि सक्सगाम वैली भारत का यह हिस्सा है। ठीक है, और ऐसे स्पेसिफिक ये लोकेटेड कहाँ है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये लोकेटेड है, लेकिन ये भारत मानता है कि यह भारत का ही पीओके है। ठीक है, कह रहा है कि मगर रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह घाटी वर्तमान में किसके कब्जे में है, चीन के कब्जे में है, और इसको दे दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा कब, 1963 में एक समझौते के साथ इस घाटी को चीन को दे दिया गया था। हालांकि भारत ने इस समझौते को खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, और इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत की इस घाटी को चीन को तोहफे में दे दिया। सक्सगाम घाटी गिलगिट पाकिस्तान पीओके का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, यानी यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में यह लोकेटेड है सक्सगाम वैली। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एम पॉक्स का मतलब क्या होता है, मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि हेल्थ इमरजेंसी को घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिसेंटली इन विच अफ्रीकन कंट्री हेल्थ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड अक्रॉस द कंट्री ड्यू टू इंक्रीजिंग केस ऑफ मंकी पॉक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, या DRC कॉन्गो। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मंकी पॉक्स में होता क्या है कि चेहरा पे क्या, तो दाना दाना रैसेस टाइप के आ जाते हैं, इस तरह से यहाँ देख सकते हैं क्या है, तो रैसेज आ गया है, रैसेज आ गया है, जो पूरी तरह बॉडी में भी फैल जाता है, पूरी तरह बॉडी में फैल जाता है। इसमें बुखार लगता है, बॉडी पेन होता है, इस तरह से बीमारी इसमें फैलते जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा किया कि अफ्रीका में एम पॉक्स का बढ़ता प्रसार एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है, और ये देख सकते हैं कि रिसेंट में हुआ है, 14 अगस्त 2024 को हुआ है, और चेतावनी दिया कि यह वायरस अंततः अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भी फैल सकता है, एम पॉक्स फैल सकता है। और इसके महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 को। कब, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, और इसके महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस इसके क्या है, तो महानिदेशक हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की आपातकालीन समिति की बैठक के बाद यह घोषणा किया कि किसके बारे में, मंकी पॉक्स के बारे में, और इसमें हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया। अफ्रीकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने अफ्रीका महाद्वीप में एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। कहाँ पे, तो ये DRC कॉन्गो में घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है। तो जानते हैं कि इसमें किसने जीता है, तो ये चीन ने जीता है, चीन ने जीता है। और ये बैडमिंटन में जो ये किसका होता है, थॉमस कप, किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से, याद रखना है। और जो थॉमस कप होता है बैडमिंटन में, ये मेल का होता है। ठीक है, इसमें ये मेल का होता है, पुरुष का। और ये उबेर कप क्या होता है, फीमेल का होता है। और दोनों क्या होता है, ये बैडमिंटन से ही रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कह रहा है उबेर कप के बारे में कि महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप को उबेर कप के नाम से जाना जाता है। महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप को क्या, तो उबेर कप्स के नाम से जाना जाता है। और इस ट्रॉफी का नाम इंग्लैंड की महान बैडमिंटन खिलाड़ी बेटी उबेर के नाम पे रखा गया, जिन्होंने ट्रॉफी को डिजाइन किया था और दान किया था। ठीक है, और 1984 से 1984 से उबर का आयोजन थॉमस कप के साथ ही एक ही स्थान पर किया जाता रहा है, और यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पहला उबेर कप होता है कब, 1955-56 में आयोजित की जाती है, और इसे अमेरिका टीम ने जीता था। चीन इसमें सबसे सफल टीम रहा, जिसने इसे 16 बार जीता है, और जापान इसे कितना बार, 6 बार जीता। भारतीय महिला टीम ने कभी भी उबर कप नहीं जीता है, ये ध्यान रखना है। और 2024 की चैंपियन टीम कौन है, तो ये वर्तमान में चीन है। 2024 देख सकते हैं कि थॉमस और उबेर कप किसने जीता है, तो 2012 के बाद पहली बार चीनी बैडमिंटन ने विश्व टीम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों खिताब एक साथ ही जीत लिया है। इसके पहले दोनों जीता था कब, 2012 में, यानी महिला और पुरुष यानी थॉमस और उबेर कप दोनों जीता कौन, चीन जीता। थॉमस कप चीन ने इंडोनेशिया को 4-1 से हराकर 11वीं बार थॉमस कप जीता है। और थॉमस कप में भारत सहित 16 टीमों ने इसमें भाग लिया। हालांकि भारतीय टीम
क्वार्टर फाइनल में ही चीन से हार गया और बाहर हो गया था। और याद रखना कि भारत लेकिन इसमें क्या था, गत चैंपियन था, यानी कि पिछली बार का चैंपियन कौन था, भारत ही था। भारतीय टीम ने पिछला बार क्या किया था, 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में किसको हराया था, ये कह रहा है भारतीय टीम ने अपना एकमात्र थॉमस कप खिताब 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप को जीता था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और चीनी उबेर कप की बात करते हैं तो चीनी महिला टीम ने किसको हराया, इंडोनेशिया को हरा करके 16वीं बार उबेर कप जीता है। कितनी बार, 16वीं बार। और चीनी महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बिना कोई गेम हारे लगातार 24 गेम जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा। भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हारकर बाहर हो गई थी जापान से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना कब होती है, 2008 में होती है। और यूपीआई की स्थापना 2016 में की जाती है, इसी के अंदर काम करने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ नामीबिया हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि रिसेंटली द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया has signed an agreement with which South African bank to develop an instant payment system like UPI। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंट्री के द्वारा इंडिया का यूपीआई कनेक्टेड हो चुका है, जैसे कि उसमें देख सकते हैं जापान है, साउथ कोरिया है, फ्रांस हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वियतनाम हो गया। ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, ओमान, फ्रांस, ये सब सारे बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो यूपीआई को एक्सेप्ट करे, यानी कि उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लिंक किया गया है। यानी कि अब यदि आप नीदरलैंड या फिर श्रीलंका जाते हैं, हाल ही में श्रीलंका ने भी इसे अपनाया है, जाके श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पे यदि आप पेमेंट करते हैं तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। एनपीसीआई ने कहा कि उसकी विदेशी शाखा ने नामीबिया के लिए यूपीआई जैसे त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। ठीक है, डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली क्या है, तो टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। तो इसमें दोनों कथन क्या है, तो इसमें सही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्पीडो होता क्या है। टॉर्पीडो एक्चुअली बनाया जाता है किस लिए, जैसे कि भारतीय जहाज है, यहाँ पे है भारतीय जहाज, यहाँ पे भारतीय जहाज है, इसको पता ऐसा लगा या रडार या उस तरह से सोनार के थ्रू यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के थ्रू से पता चला क्या कि यहाँ पे कहीं आसपास क्या है, अनमाइंड एरियल व्हीकल्स है या फिर उस तरह से क्या है, एक कोई शिप्स है या सबमरीन्स है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो विदेशी के है यानी कि किसी दूसरे देश के द्वारा है जो हमारे पीछे हमारा निगरानी कर रहा है, तो उसको पता लगाने कैसे लगाता है, तो सोनार के थ्रू यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के थ्रू पता लगाता है। या इसमें इंडोस्कोपी भी होता है कि जो इस तरह से मिरर के थ्रू भी पता लगाता है कि क्या इसमें रिफ्लेक्ट करके पता लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इस तरह से इसको पता चलता है कि यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये सबमरीन किसी कंट्री का लोकेटेड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये अपना ये टारगेट इसको फिक्स करता है, टारगेट ये टॉर्पीडो फिक्स करता है और उसको एक देता है कि यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि लॉन्च करता है बैलिस्टिक फ्लाइट। और यहाँ जाते जाते क्या होता है, ये इसके पैराशूट का इसमें रहता है, पैराशूट इसमें जैसे ही पानी के नीचे ये गिरने से पहले क्या होता है, पैराशूट बाहर हो जाता है और ये अंदर जाता है और ये अपने टारगेट से जैसे ही टकराता है वहाँ पे विस्फोट हो जाता है और पूरी तरह जो विदेशी सबमरीन होता है वो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये फंक्शन करता है। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे ओडिशा के तट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी इसको स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। यह नई पीढ़ी की मिसाइल आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली है और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बेहतर करना है। मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, टॉर्पीडो क्या होता है, सिगार के आकार का एक अंतर्जलीय हथियार होता है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसे विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे पनडुब्बी, सतह के जहाज या हवाई जहाज के द्वारा भी इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है।
वरुणास्त्र के बारे में जानते हैं कि देशज रूप से यानी देशीय रूप से विकसित पहला हैवी बैट जहाज प्रक्षेपित पनडुब्बी रुधि इलेक्ट्रिक टारपीडो है। ये भी ध्यान रखना है, वरुणास्त्र के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? तो जानते हैं कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है और अयोध्या से ही श्री राम भगवान ने अपने पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे? तो श्रीलंका की ओर गए थे, जहाँ पे क्या हुआ था, लंका की ओर गए थे, जहाँ पे सीता माता का हरण होता है रावण के द्वारा और फिर रावण का वध किया जाता है राम के द्वारा। आपने रामायण देखा होगा। वहीं पे अयोध्या क्या है, सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, तो जानते हैं कि ये क्या सीता अम्मा मंदिर बन रहा है, उसी के अभिषेक समारोह के लिए कहाँ पे? तो ये श्रीलंका, श्रीलंका से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीलंका के सीता एलिया गांव में देवी सीता को यहाँ पे नाम भी रखा गया, क्या, श्रीलंका के सीता एलिया गांव में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर का अभिषेक किया गया और इस समारोह में अयोध्या की सरयू नदी में जल लाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि अयोध्या का ये क्या है, सरयू नदी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो कब? 2025 को किया है। ठीक है, कि रिसेंटली विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2025 हो जाएगा। ठीक है, और क्वांटम विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के बारे में इसमें लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, उभरते क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को भी आगे बढ़ावा देना है। और 2023 में मैक्सिको ने यूनेस्को को महासम्मेलन में इस प्रस्ताव को रखा था। किसने रखा था? मैक्सिको ने मई 2023 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है तो ध्यान रखना है कि किसने रखा, तो मैक्सिको ने रखा। और इस प्रस्ताव को लगभग 60 देशों ने अपनाया भी था। साल 2025 में जर्मन भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी यानी कि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखने वाले एक पेपर के प्रकाशन की 1 शताब्दी पूरी हो जाएगी। कब? 2025 में। यहाँ पे 100 साल पूरा हो जाएगा। 1932 में क्वांटम यांत्रिकी के निर्माण के लिए वर्नर हाइजेनबर्ग को क्या दिया गया? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स है। ठीक है, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी किया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों के प्रक्षेपण किया। 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। हमने पहले इसका डिस्कशन देखा है, तो उसी के आधार पर भी क्वेश्चन बना है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट, क्या 8 रॉकेट पिंड जिसे पोएम 2 सहित को इसकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया। इसमें सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। तो असम की वन्यजीव संरक्षण करता है कौन? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को बीटली गोल्ड अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क जिसे कहा जाता है हरगिला, असम में क्या कहा जाता है? हरगिला। और ये क्या स्टार क्या है? तो ये क्या है? सारस है। क्या है? सारस को बचाने को उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार है जो प्रदान किया गया। किसको? ये ध्यान रखना है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और इस पुरस्कार को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। सारा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि असम की पूर्णिमा देवी बर्मन रिसीव्स ग्रीन ऑस्कर फॉर ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क कंजर्वेशन। यहाँ पे यही है आशा, कौन है? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन है। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को देख सकते हैं क्या मिला है? असम की वन्यजीव जीव विज्ञान, ये है व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। और कहाँ की है? असम की है। उन्होंने यह पुरस्कार लुप प्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के लिए दिया गया। इस पक्षी को असम में स्थानीय रूप से हरगिला कहा जाता है। क्या? हरगिला। और ये क्या है? तो सारस है। यह पक्षी पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से असम के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाया जाता है। पूर्णिमा देवी बर्मन को इससे पहले भी 2017 में यह पुरस्कार मिल चुका है, यह भी ध्यान रखना है, यानी कि दूसरा बार पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार हर साल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है और यह पुरस्कार 2 साल तक के लिए परियोजना निधि में कितना? तो 60,000 पाउंड का होता है। गोल्ड विजेता व्हिटली अवार्ड्स
जजिंग पैनल में भी यह शामिल होते हैं, जज करने में भी शामिल होते हैं, जजिंग पैनल में भी। ये पुरस्कार सप्ताह के दौरान नए विजेताओं के लिए एक संरक्षक के रूप में भी काम करते हैं। आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कोची केरल में आयोजित किया गया क्या, तो कोची केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श यानी कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग या ATCM 46 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये कोची में, कोची केरल में। और 26वां कमिटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यानी CEP 26 मीटिंग कहाँ पे हुआ, कोची केरल में। दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है पूछ दे कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM 46 कहाँ पे हुआ, कोची केरल में, या फिर पूछ देगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमिटी कहाँ पे हुआ, CEP 26 कहाँ पे हुआ, तो कोची केरल में हुआ। कह रहा है तो इसमें संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस कौन है मिनिस्टर, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। और ATCM 46 की थीम इस बार क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, जो G20 का भी ऐसा थीम था। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री द्वितीय यानी मैत्री सेकंड स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई। जानते हैं कि मैत्री वन कहाँ पे, ये अंटार्कटिका में, अभी भारत का रिसर्च सेंटर है कहाँ पे, अंटार्कटिका में। ठीक है, और वहीं पे मैत्री 2 भी स्थापित करने की बात यहाँ पे की गई, किसके साथ मिलकर के, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करने के लिए। ठीक है, इसमें टोटल स्टेटमेंट सही है यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है, और यह कब हुआ, 20 से 30 मई 2024 के बीच में कहाँ पे, कोची केरल में किया गया। और इसमें 56 देशों के 400 से ज़्यादा प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR के ने किया था। इस बैठक में अंटार्कटिका से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई और थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, इन बैठक में अंटार्कटिका संधि जो 1959 और मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 की भी पुष्टि की गई। और इन बैठकों में अंटार्कटिका के लिए पर्यटन ढांचा बनाने पर भी चर्चा की गई। बैठकों में भारत ने अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री द्वितीय स्थापित करने की घोषणा की। और इन बैठकों में अंटार्कटिका विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों के लिए 17 प्रबंधन योजनाओं को अपनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग E6 मिशन प्रक्षेपित किया है, तो चांग E6 मिशन किसका है, तो जानते हैं ये चीन का मिशन है, जो कहाँ पे, साउथ का जो डार्क साइड है वहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब चांद पे भारत और चीन दोनों वहाँ पे पहुँच गया है, कहाँ पे, ये डार्क साइड में चांद के दक्षिणी ध्रुव पे। चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने के लिए चांग E6 मिशन प्रक्षेपित किया। अगर यह मिशन सफल हो गया तो चीन है जो चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र कर वापस पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश हो जाएगा। अमेरिका और सोवियत संघ भी ऐसे ही देश है जो चंद्रमा से पृथ्वी पर नमूने लाने में सफल हुए हैं, लेकिन इन देशों ने चंद्रमा के नमूने चंद्रमा के निकट हिस्से यानी कि डार्क साइड से नहीं किया, तो ये नॉर्मल साइड जो दिखाई पड़ते हैं वहाँ से लाए हैं। चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश था। 2019 में इसका चांग E4 मिशन चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा था, लेकिन उसने चंद्रमा से कोई नमूना पृथ्वी पर नहीं लाया था। भारत अगस्त 2023 में अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था, ये ध्यान रखना है। और जानते हैं कि साथ कब, तो ये 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को यह गया था, जिस कारण से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यानी कि विश्व अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा मोदी के द्वारा किया गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है शिव शक्ति पॉइंट क्या था, तिरंगा पॉइंट क्या था, तिरंगा पॉइंट क्या था। देखिए, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट में डिफरेंस क्या है, कि दोनों को ध्यान रखना है कि शिव शक्ति पॉइंट वैसा पॉइंट था जहाँ पे इसका लैंडर
जो लैंडर क्या था, विक्रम था, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और जहाँ पे लैंडर गया था सबसे पहले 23 अगस्त को जहाँ पे गया था, उस जहाँ से जिस पॉइंट पे गिरा था, जिस पॉइंट पे पहले पहुंचा था, साउथ पोल पे चंद्रमा के, तो उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट हुआ था। और ये चंद्रयान 3 में हुआ था। कहाँ पे? चंद्रयान 3। ठीक है, कहाँ? चंद्रयान 3। जबकि चंद्रयान 2 की बात करते हैं, चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंडर उसका विक्रम था पहले चंद्रयान 2 में, जहाँ पे वो क्रैश हो गया था। जानते हैं कि 2 से 4 किलोमीटर पहले वो क्या होता है? क्रैश कर जाता है। तो वहीं पे जहाँ पे क्रैश करता है लैंडर, उसी का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया, तिरंगा पॉइंट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में कौन सा देश $118.4 बिलियन के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है, यानी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है? तो ये कौन बन गया है? चीन बन गया है। चीन बन गया है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ टू बिग कॉमर्स, यानी कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, दोनों को मिला के कितना बिलियन डॉलर, वो आसपास दोनों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला करके कितना बिलियन ट्रेड वॉल्यूम है। ठीक है, उसी को बताया गया कितना, $118.4 बिलियन कितना हुआ 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हुआ था। ठीक है, किसके साथ? तो चीन के साथ हुआ था। और वही कहते हैं अमेरिका के साथ कितना हुआ? अमेरिका के साथ हुआ 118.3 ये बिलियन डॉलर हुआ था, 118.3। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चाइना हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आर्थिक थिंक टैंक जंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में चीन $118.4 बिलियन के दोतरफा व्यापार, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो रहा है, उसके जोड़ करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। कौन? और यही क्वेश्चन BPSC PT में पूछा है पहले कि भारत का सबसे बड़ा साझेदार कौन है, व्यापारिक साझेदार कौन है, यानी इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट को। तो पहले अमेरिका था, अब बाद में क्या हो गया? अमेरिका ये अभी क्या है? तो दूसरा स्थान पे चला गया है। और पहला स्थान पे क्या है? तो ये पहला स्थान पे चीन हो गया। देख सकते हैं कि कितना, $118.4 बिलियन, और ये $118.3 बिलियन अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड पार्टनर हो रहा है। ठीक है, भारत के लिए चीन पर इतना ज़्यादा निर्भर होना भी आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना सकता है। और साल 2021-22 और 2022-23 के दौरान अमेरिका है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जिसे पीछे कर दिया किसने? चीन ने कर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व आरएनडी स्थिरता मंच यानी WCSF की शुरुआत किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड कैस्टर सस्टेनेबिलिटी फॉर्म, ये WCSF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है? तो ये भारत ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कैस्टर होता क्या है, तो यहाँ पे यही है। तो बचपन में आपने देखा होगा कि इस तरह से आपने तोड़ा भी होगा, उससे उस तरह से बीज निकाल करके देखा होगा। तो क्या हो, यही है जो क्या है? अरंडी है, यानी कि कैस्टर है। ठीक है, और इससे ये तेल निकाला भी जाता है। ठीक है, भारत ने अरंडी के तेल के लिए एक पता लगाने योग्य आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए विश्व अरंडी स्थिरता मंच का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन में इसमें सुधार करना है। उद्देश्य इसका क्या है कि WCSF का उद्देश्य वैश्विक अरंडी उद्योग में आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देना, और यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन में भी सुधार करते हुए कैस्टर के लिए एक टिकाऊ और पता लगाने योग्य आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करने पर यह केंद्रित करता है। भारत प्रति वर्ष कितना उत्पादन करता है? तो लगभग 20 लाख टन अरंडी का उत्पादन करता है, जो अरंडी के तेल की वैश्विक मांग का भी 90% से अधिक पूरा करता है। यानी कि भारत एक मेजर प्लेयर है किसमें? अरंडी के तेल का ये एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, और इसकी शुरुआत नवीकरणीय संसाधनों की ओर वैश्विक बदलाव और स्थिरता पर बढ़ते जोर के जवाब में की गई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ यानी कि GST एक्ट यानी कि क्या कह रहा है? गुड एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। इसके गठन को मंजूरी दे दी गई है, और इसमें बता रहा है कौन सा कथन इसमें सत्य है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि GST अपीलेट ट्रिब्यूनल किसके द्वारा बनाया गया और इसका अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखना है, संजय कुमार मिश्रा। और GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। इसका है जो क्या है? क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष और तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष इसमें है जो मिनिमम एज इसमें दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है। इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। GST
एक्ट कब आता है ये जानते हैं। ये लाया गया किसके लिए, तो ये जीएसटी संबंधित सारे अपील को सुनने के लिए लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा इसमें कथन सत्य है। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पे है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि भारत क्या है, तो भारत का स्थान आता है 159वें स्थान पे भारत है। और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया था। और रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन पहले स्थान, देखिए पहला नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क और तीसरा क्या है, स्वीडन है, ये आता है। और इरिट्रिया इसमें सूची में सबसे अंतिम स्थान पे आता है। और सेकंड लास्ट में क्या आता है, सेकंड लास्ट आता है क्या, तो सेकंड लास्ट सीरिया आता है। ठीक है, इसका हमने पहले भी डिस्कशन किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को और गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है, तो ये फिलिस्तीन के हैं। कहाँ पे, फिलिस्तीन के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जर्नलिस्ट फ्रॉम दिस कंट्री कवरिंग द क्राइसिस इन गाजा हैव बीन नेम्ड एज विनर्स ऑफ द यूनेस्को और गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2024। आंसर इज ऑप्शन सी, फिलिस्तीन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को साल 2024 का यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार से गाजा के फिलिस्तीनी टीवी पत्रकार मुस्तफ़ा अल बायद को सम्मानित किया गया है। और यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार से उन पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है जो खतरनाक और मुश्किल परिस्थितियों में भी काम करते हैं। और इस पुरस्कार से पत्रकारों के साहस को सलाम किया जाता है। साथ ही यह पुरस्कार पत्रकारों को सूचना देने और जांच करने का काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न कि अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना और बताना है कौन से इसमें कथन सही सही दिया गया है। करा इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य कहाँ पे, दुबई में किया गया। और इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत किया था। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो दोनों स्टेटमेंट सही सही दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई बिटवीन 6 to 9 मई 2024 एंड इन दिस मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें दोनों कथन सही सही दिया गया है। तरह की यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पे, ये दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल ट्रेड शो है जो मध्य पूर्व में इनबाउंड और आउटबाउंड पर्यटन पेशेवरों के लिए व्यापार की संभावनाएं को खोलता है, यानी कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी को आगे ये बढ़ाता है। भारत ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान के तहत भाग लिया था और इस अभियान के जरिए भारत ने कम प्रसिद्ध लेकिन आकर्षक पर्यटन स्थलों को उजागर किया। ठीक है, और इसका मुख्य विषय क्या था, तो नवाचार को सशक्त बनाना, उद्यमिता के माध्यम से यात्रा में बदलाव करना। इस साल एटीएम में ट्रैवल ट्रेक प्रदर्शनी भी लगी थी जिसमें यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया था। इस साल एटीएम में उद्यमिता शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया और इस साल एटीएम में 160 से ज़्यादा देशों के 46,000 से ज़्यादा उद्योग पेशेवरों ने भी इसमें भाग लिया था। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। असम की बात करते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। मणिपुर का कौन है, एन बीरेन शर्मा है। जबकि मिजोरम का क्या है आपको कमेंट में बताना है। और मेघालय का कॉनरेड संगमा है, मेघालय के कॉनरेड संगमा। जबकि ठीक है सिक्किम के क्या, मानिक शाह है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि जितने सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनका नाम याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पेमा खांडू है, बीजेपी से ये चुनाव जीते हैं और 13 जून 2024 को ये लगातार तीसरी बार, कितनी बार, लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर केटी परनायक ने उन्हें ईटानगर, कहाँ राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन में हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई थी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय यानी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें वर्तमान में भी कौन है, तो ज्योति कौन है, ये JP नड्डा है क्या, तो JP नड्डा अभी के वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के। ठीक है,
Kara, which of the following Indian universities launched the Meditech Stackathon 2024 in collaboration with the Confederation of Indian Industry? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फिकी की स्थापना आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। 1927 में इसकी स्थापना होती है। एसोकैम की स्थापना कब होती है? एसोचैम की 1920 में। ठीक है, नेस्कॉम 1 मार्च 1988। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1949 में। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 1925 में इसकी स्थापना की जाती है। तो ऐसे आपको फैक्ट्स पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉक्टर अरुणीश चावला ने नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में CII के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम बरसक यानी बम बरसाने वाला मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग बेज डिफेंस के द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है, यानी कि अनमाइंड एरियल व्हीकल। अनमाइंड एरियल व्हीकल क्या होता है कि जिसमें कोई भी मानव उसमें बैठा नहीं रहता है। ये ड्रोन या फिर इस तरह से नीचे से रेगुलेट किया जाता है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। तो ये भी सही है। और इसकी पेलोड क्षमता क्या है? तो 100 किलोग्राम है। और इसकी अधिकतम गति क्या है? 370 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 200 समुद्री मील तक क्या है। ठीक है, इसका सारा स्टेटमेंट इसमें सही सही दिया गया। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका देख सकते हैं, कह रहा है कि इस तरह से ही FWD-200B यह बनाया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा? फ्लाइंग बेज कंपनी के द्वारा बनाया गया है। फ्लाइंग बेज के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी बम बरसक मानव रहित हवाई विमान का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और इस मानव रहित हवाई विमान का नाम क्या है? FWD-200B है। इसे रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग बेंच डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। और यह मध्यम ऊंचाई और लंबी अवधि तक उड़ान भरने वाली UAV है। और इसकी अधिकतम गति क्या है? 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1 घंटे में कितना? 370 किलोमीटर पर 1 घंटा जा सकता है 1 घंटे में। और उसकी पेलोड क्षमता क्या? 100 kg। और 12 से 20 घंटे तक का यह उड़ान भर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 1 घंटा में कितना? 370, तो 20 घंटा में लगभग क्या? तो 37 गुना 74 यानी 740 किलोमीटर के आसपास। ये 700 कर रहा है, 37 गुना 20 यानी लगभग 7400 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है। ठीक है, इसकी लागत कितना है? लगभग 25 करोड़ रुपया इसमें लागत किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करते हैं। इसे किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में 2024 में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। ठीक है, और सबसे पहले 2022 में इसकी शुरुआत होती है। और 2022 में सबसे पहला प्राइज दिया जाता है किसको? PM मोदी को दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अमिताभ बच्चन के साथ साथ किसको? AR रहमान को भी दिया जाता है। क्या? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर, अमिताभ बच्चन और AR रहमान को दिया जा रहा है। ठीक है, भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद में दिया जाने वाला सर, ये भारत रत्न कब दिया जाता है? तो इसको ध्यान रखना है, कब? 2001 में दिया जाता है। स्वर कोकिला, इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। कहीं कहीं स्वर कोकिला और भारत कोकिला के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 2022 में। और ये पुरस्कार हर साल किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र, समाज और देश के लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान भी दिया हो। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। 2023 में आशा भोसले को यह दिया गया, जो इनकी बहन है। 2024 में दिग्गज गायिका अनुराधा पौडवाल को देने की बात की जा रही थी, लेकिन दिया किसको गया? तो ये दिया गया किसको? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इस पुरस्कार से जुड़े अन्य लोगों के नाम: संगीत निर्देशक कौन है? AR रहमान, मराठी अभिनेता अशोक सराफ, पद्मिनी कोल्हापुरी, गायक रूप कुमार राठौर, अभिनेता अतुल परचूरे, लेखिका मंजरी फड़के, इन्हें दिया गया। ठीक है, और इस पुरस्कार से जुड़े समारोह में कला, साहित्य, संगीत और राजनीति के कई दिग्गज इसमें शामिल होते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हाल ही में जापान ने जीता है। किसने? जापान ने जीता है। और ये किससे संबंधित है? तो ये अजलान शाह हॉकी का कप है। हॉकी का कप है। साल 2024 के सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप का खिताब जापान ने जीता था। किसने? जापान ने जीता था। जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराया। ठीक है, इसको बस यही याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पे? मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में यह खेला गया था। ठीक है, कब? 11 मई 2024 को। और ये कौन सा था? ये 30वां था, यानी 30 था। ठीक है, अब हम
देखते हैं इस जीत के साथ जापान ने अपना पहला सुल्तान अजलान शाह हॉकी खिताब जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जापान ने अपना पहला बार जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यह कप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है, यानी कि पुरुष का है, सिर्फ इसमें पुरुष का है, जिसका आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक का सबसे ज़्यादा बार कितना बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 10 बार जीता है। और साल 2019 में दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर अजलान शाह कप का खिताब अपने नाम किया था। इसके पहले कौन, तो भारत हार गया था। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय यानी कि कह रहा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनवाइटेड हाउ मेनी इंटरनेशनल विजिटर्स फ्रॉम इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ 23 कंट्रीज टू विटनेस द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? विच आईआईटी वाज अवार्डेड ए पेटेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडिजीनियसली डेवलपिंग ए सूटकेस इन्वर्टर? सूटकेस इन्वर्टर के लिए किसे पेटेंट दिया? तो आईआईटी पटना को। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आईआईटी पटना के छात्रों के द्वारा यह बनाया गया। आईआईटी पटना के सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिल चुका है और यह इन्वर्टर देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसे लिथियम आयन बैटरी से चलाया जाता है और यह 19 डिग्री तापमान में भी, अब 19 डिग्री तापमान में भी काम कर सकता है। इस इन्वर्टर के निर्माण में आईआईटी के प्रोफेसर AK ठाकुर के निर्देशन में अभिजीत कुमार, सौरभ बाबू, राधेश्याम, पुलिस सनी बाबू और अभिषेक कुमार रंजन ने भी इसमें योगदान दिया था। अगला प्रश्न है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर नामीबिया हो जाएगा, नामीबिया हो गया। ठीक है, हमने पहले इसका डिस्कशन देख लिया था। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट? तो इसका आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। यूएनईपी की जानते हैं कि 1972 5 जून 1972 में इसका स्थापना किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केन्या की राजधानी कहाँ? नैरोबी में है। केन्या की राजधानी कहाँ? नैरोबी में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। यूएनडीपी जानते हैं कि 1990 के बाद से ये स्टार्ट होता है, लेकिन ये यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? 1965 में स्थापना होती है। यूएनडीपी बाद में क्या होता है? यूएनडीपी एचडीआई रिपोर्ट भी जारी करना स्टार्ट करता है। कब से? 1990 के आसपास से ये जारी करता है, जब पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक ने दिया था क्या? तो एचडीआई रैंकिंग जारी करने का बात किया था। आयोले की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से भूख लगा है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल नहीं पा रहा है, सॉरी उसके लिए। आगे हम बढ़ते हैं। 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में से IBRD वर्ल्ड बैंक यह बन गया था। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है और विश्व के इसमें टोटल 189 देश शामिल है और भारत भी इसका सदस्य है, वर्ल्ड बैंक का सदस्य है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमुख रिपोर्ट क्या है? तो मानव पूंजी सूचकांक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और क्या? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सारे इसके द्वारा, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। 5 विकास संस्थान इसमें है, IBRD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी यानी कि मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, इसमें भारत ICCSID का सदस्य नहीं है, इसका सिर्फ भारत सदस्य नहीं है, बाकी इसमें चारों का सदस्य है भारत। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ और भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने की उम्मीद है, हालांकि यह स्थिरता ऐतिहासिक मानकों के मुताबिक कमजोर स्तर पर है। रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं जिसको हम देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर कितना? 2.6% रहने का यह अनुमान है, जो अगले साल 2026-27 के लिए व्यापार और निवेश में मामूली वृद्धि के साथ ये कितना? तो 2.7% है, जो थोड़ा सा वृद्धि इसमें देखने को मिल सकता है।
वैश्विक मुद्रास्फीति में इस साल धीमी गति से कमी आएगी, जो औसतन 3.5% रहेगी। और भारत में वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.6% की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के साथ विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत यह बना रहेगा। ठीक है, वैश्विक आर्थिक वृद्धि में स्थिरता आने के बावजूद कई नकारात्मक जोखिम भी बना हुआ है, जिसमें कि भू राजनीतिक तनाव यानी कि जियो पॉलिटिक्स टेंशन, जैसे कि यूक्रेन रसिया, और भी बहुत सारे टेंशन जैसे कि इजराइल पैलेस्टीन वार, व्यापार विखंडन, लंबी अवधि के लिए उच्च ब्याज दरें और जलवायु संबंधी आपदाएं इसमें शामिल है। वैश्विक सहयोग से व्यापार की सुरक्षा, हरित और डिजिटल संक्रमण का समर्थन, ऋण राहत प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा में भी सुधार करना होगा, ताकि हमारा जो ओवरऑल वर्ल्ड का जीडीपी है जो थोड़ा सा ग्रोथ इसमें देखने को और भी अच्छा से मिले, और इस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड्स और भी इम्प्रूव हो जाए। अगला प्रश्न है कि किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप एसओसी लॉन्च किया, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। विच स्टार्टअप हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप नेम्ड सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी हो जाएगा। माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है कि जैसे कि ऐसा यूपीएससी पीटी के क्वेश्चन एक बार पूछा गया 2020 के आसपास, ठीक है, तो उसमें पूछा गया कि आप जैसे घर में बैठे हैं, सो के उठे, आपका अलार्म बजा, आप उठे, गए बाथरूम में, जैसे ही आपका अलार्म बजा, आप जैसे ही उठे बेड से, आपका है जो वहाँ पे वॉशरूम में आपका यहाँ पे जैसे वॉशरूम फ्रेश हो गया, उस तरह से जैसे ही वॉशरूम से निकले, आपका गेट जैसे ही लॉक हुआ वॉशरूम का, वहाँ पे क्या हुआ, आपका शावर गर्म हो गया, वहाँ पे शावर लेने के लिए आपको वहाँ पे रेडी हो गए, और फिर जैसे ही घर से निकले, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ ब्रेकफास्ट ऑटोमेटिक सब एक सीरीज में अरेंज है। ठीक है, सीरीज में माने ऑटोमेटिक क्या है, एक अरेंज्ड वे में है। और घर से जैसे ही गेट लॉक किए, वहाँ पे गाड़ी का दरवाजा खुल गया, गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खुला, गाड़ी में आप बैठे, इस तरह से एक स्टेटमेंट बना के यूपीएससी में पूछा गया ये किसका फीचर है। ठीक है, जैसे ही गाड़ी में बैठे, आपको ऑफिस पहुँचना है, ऑफिस का डायरेक्शन भी बताना, आपका मैप उस तरह से खुल गया, ये किसका खेल है? तो IoT का खेल है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का खेल है। और इसी के बारे में यूपीएससी पीटी में ऐसा एक लंबा स्टेटमेंट बना करके पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह से एक चिप बनाया गया है। ठीक है, एसओसी चिप बनाया गया है। माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च किया है। IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी देश का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप पर सिस्टम लॉन्च किया। इसे सिक्योर IoT नाम दिया गया। क्या? सिक्योर IoT। सिक्योर IoT ये भी पूछ सकता है कि किसने बनाया है, तो इसे IIT मद्रास ने बनाया है, इसको डिजाइन किया है। ठीक है, किसके थ्रू? तो ये माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? चीन हो जाएगा। और चीन में ही आयोजित किया गया था। कहाँ? चीन के चेंगदू में आयोजित किया गया। थॉमस और क्या उबेर वर्ल्ड कप बैडमिंटन फेडरेशन आयोजित किया गया था। और ये ध्यान रखना है कि थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और ये बिहार दरोगा में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि थॉमस एंड उबेर कप 2024 चाइना सिक्योर बोथ मेंस एंड वीमेंस क्रॉन्स। यहाँ पे दोनों ये जीत गया चाइना। और चीन ने रविवार को अपनी बादशाहत जारी रखते हुए किसको हराया? इंडोनेशिया को हराकर 16वीं बार उबेर कप जीता है। कितनी बार? 16वीं बार उबेर कप अपने नाम किया। इसके पहले हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, चीन 2 साल पहले बैंकॉक में दक्षिण कोरिया से फाइनल में हार गया था। ठीक है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखना है। ठीक है, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। इन May 2024 मई द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG of India signed a memorandum of understanding with the Auditor General of which country to enhance cooperation and exchange of expertise? तो आंसर इज ऑप्शन बी, नेपाल हो जाएगा। यहाँ पे भारत के CAG कौन है देख सकते हैं। यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू है, एक ट्राइबल बॉय है। कहाँ से? ओडिशा से, जो फर्स्ट ओडिया 2 विद द CAG ऑफ इंडिया बनते हैं। कौन? ये ओडिशा से आते हैं। और ये क्या है? तो ये इनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में? 148 में दिया गया है CAG के बारे में। और इसका पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। इसका कार्यकाल कब होता है? 6 साल या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। और भारत का राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। और सरकार के खातों में यानी सरकार के खातों में इरेगुलरिटीज होता है, यानी अनियमितता होता है, जिसके बारे में ये जांच करता है। कोई भी धोखाधड़ी या कुछ तरह से इस तरह से देखता है तो उसको जांच किया जाता है।
सरकारी कंपनियों और सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का लेखा परीक्षण करता है। लोकपाल का भी यह वैधानिक लेखा परीक्षक होता है। कैग की रिपोर्ट संसद या राज्य विधानसभाओं के सामने रखी जाती है। संसद में रखी जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू, और ये राज्य विधानसभा में गवर्नर के थ्रू रखा जाता है। कैग सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देता है और भारतीय इसमें, लेकिन सरकार ये बाध्य नहीं है कि उसकी माने। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। कैग का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मौजूद न्यायाधीश के बराबर होता है और भारत के वर्तमान कैग श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये 8 अगस्त 2020 को ये पदभार संभाले थे। 49 नंबर प्रश्न की भारत का कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो ये आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट हो जाएगा। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और एक क्या है? तो एक नेचुरल पोर्ट है। क्या है? एक प्राकृतिक पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये भी ध्यान रखना है कि क्या है, तो सबसे डीपेस्ट, जिसका क्या है सबसे गहरा, जो डीपेस्ट, ये डीपेस्ट क्या है? पोर्ट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जहाज यहाँ पे आसानी से आते हैं। ठीक है, ओडिशा में सरकारी स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट दर्ज करके कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि परिचालन के 56 साल के इतिहास में पहली बार पारादीप बंदरगाह ने दीनदयाल बंदरगाह द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पारादीप बंदरगाह, और ये है कहाँ पे? उड़ीसा में है। और टोटल इंडिया में जो मेजर पोर्ट्स हैं, टोटल सबसे बड़े बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स कितने हैं? ठीक है, कितने? तो लगभग 13 है। टोटल कितने? ध्यान रखना है 13 है। और माइनर पोर्ट की बात करते हैं, छोटे छोटे पोर्ट की बात करते हैं, तो ये लगभग कितने हैं? तो लगभग 200 के आसपास है। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन कि फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सावित्री जिंदल हो जाएगी। सावित्री जिंदल दुनिया की सबसे फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय महिला है। कौन? ये सावित्री जिंदल। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में है, ये सावित्री जिंदल। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? तो 35.5 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है। और ये देश की, अपनी भारत की सबसे 5 सबसे अमीर महिला कौन है? रेखा झुंझुनवाला दूसरा स्थान पे, विनोद राय गुप्ता, रेणुका जगतियानी और स्मिता कृष्णा गोदरेज। ठीक है, सावित्री जिंदल 2024 में भारत की सबसे अमीर महिला और फोर्ब्स की सूची में भारत की अमीर महिलाओं में पहले नंबर पे है। ठीक है, और उनकी संपत्ति, कुल संपत्ति 29.1 बिलियन डॉलर किसका है? ये इसका है। 35.5 अरब डॉलर है। ठीक है, सावित्री जिंदल ओपी जिंदल समूह की मानद अध्यक्ष है। साल 2005 में अपने पति ओपी जिंदल की मृत्यु के बाद उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली थी और 2005 में हिसार से हरियाणा विधानसभा सीट जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। 2009 में फिर से चुनी गई और 2013 में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। दुनिया की सबसे महिला अमीर कौन सी है? तो ये फ्रांकोइस बेटनकोट मेयर्स है। फ्रांकोइस बेटनकोट मेयर्स जो सबसे दुनिया की सबसे अमीर महिला है और उसकी संपत्ति 99.5 बिलियन डॉलर है। और ये कहाँ की है? तो फ्रांस की व्यवसायी और परोपकारी महिला है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लिए हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आप PDF अभी तक आपको मिला नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक, ये 5 तक आपको कंप्लीट रूप से PDF आपको एडिटोरियल टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जल्द आपको भिजवाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं या भी बुक मार्केट में आया है उसको खरीद सकते हैं। और जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक ब्रॉड वे में आपको है जो क्या इसका समझ विकसित होता जा रहा है, क्योंकि हमने पूरे ऑप्शन को तोड़ करके या उससे रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट है उसको हमने समझाने का बेहतर रूप से प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट अच्छा ही करें। ठीक है, और देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। आपका प्यार अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।